हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा, बढ़िया तैयारी चलती होगी। पटवारी को पेपर भी बढ़िया हो होगा बता रहा हूं। तो पटवारी के अंदर देखो मेरे 2 दिन क्वेश्चन याद है, ज्यादा मेरे क्वेश्चन फिलहाल याद को नहीं जो मेरी पारी के शिफ्ट में हो। ठीक है, 2 दिन क्वेश्चन याद है, 2-3 क्वेश्चन मैं थाने एक बार बता दी क्वेश्चन आंसर किया। जी हाँ, एक क्वेश्चन आयो कि पहला क्वेश्चन हो, रक्त में भोजन की रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। ऑप्शन था आपका क्षुधांत्र या इलियम, और दूसरा था शायद अंधनाल, और तीसरा था आपका ग्रसिका, और चौथा था आपका गृहिणी। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए सभी बच्चे इसका, जिसका पटवारी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या था। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि सर ये पाचन तंत्र का क्वेश्चन है, ठीक है। और जिन बच्चों को जैसे नॉर्मल बच्चे तैयारी करने वाले उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं समझ में आई, कई बच्चों को जहाँ पे हमने ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, वहां पे ये बच्चों ने सवाल पूछा था। तो क्या होगा, मैंने फिर भी आपको करवाया था, रक्त में भोजन की मात्रा या भोजन की अधिकतम मात्रा और का अवशोषण, यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि भोजन का अधिकतम पाचन कहां पे होता है। तो वो होता है प्यारे बच्चों क्षुधांत्र में या इलियम में या छोटी आंत में। इसका राइट आंसर ये था, क्या था, क्षुधांत्र, छोटी आंत या इलियम। अंधनाल नहीं था, ग्रसिका में तो पाचन होता ही नहीं है, और गृहिणी अमाशय का भाग होता है। जो अमाशय के 3 भाग होते हैं उसमें पहला भाग गृहिणी होता है, ये अंधनाल का भाग होता है, सॉरी बड़ी आंत का भाग होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। ऑप्शन था जल, वायु, एल्यूमिनियम और निर्वात। तो जिन्होंने प्रकाश वाली मेरी क्लास देखी थी उन्होंने इसका राइट आंसर किया था निर्वात। इसका राइट आंसर है निर्वात, यानी कि यहां पर कोई माध्यम नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता निर्वात में। और आपको पता है कि ध्वनि तरंगें बिना माध्यम में संचरण नहीं करती, ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का सर्वाधिक माध्यम होता है ठोस में, उसके कम जल में और सबसे कम वायु में, और निर्वात में तो माध्यम में होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निर्वात हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी मुझे ये 2 ही क्वेश्चन याद है, बाकी जैसे जैसे अपने अपने टॉपिक पे आएंगे, कोई टॉपिक आगे बीच में आएगा तो मैं आपको साथ के साथ बताता रहता हूँ ना कि सर ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया है। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देखते हो तो मैं आपको ये चीज बताता रहता हूँ, ठीक है। तो करते हैं शुरू अपना टॉपिक, परमाणु संरचना। चलिए शुरू करते हैं, परमाणु संरचना क्या होता है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट होता है, समझिए इस चीज को। तो जो परमाणु, आप किस तरह, परमाणु क्या होता है, परमाणु तो आप कह सकते हो कि पदार्थ की वह सबसे सूक्ष्म इकाई जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये परमाणु होता है। लेकिन बाद में ये बात गलत हो गई थी, बाद में कहा गया कि परमाणु के अंदर भी पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर भी बाद में ये बात गलत हो गई थी, कौन सी, ये वाली, परमाणु के अंदर भी कुछ पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं,
तो वो मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती है। अब आपको मैं अभी मोटी मोटी बात बताई है, शुरू करते हैं अपने वास्तव में होता क्या है। इतनी बात समझ में आ गई होगी भी परमाणु क्या होता है। तो पदार्थ का वह सबसे छोटा सा छोटा कण, जैसे देखो ये है हमारे पास डस्टर है, इसे आप काटना शुरू कीजिए, काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, काटते लगातार इसको काटते जाइए। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कटना बंद हो जाएगा। तो अगर कहो तो आप परमाणु को खुली आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी बड़ी मुश्किल से देखा जा सकता है, या इसके प्रैक्टिकल होते हैं वहां पे आप इसको देख सकते हो। लेकिन परमाणु बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। सर फिर पदार्थ कैसे बनता है? तो परमाणु प्लस परमाणु मिलकर बनाते हैं। परमाणु, एक परमाणु हो गया, एक दूसरा परमाणु मिलकर क्या बना देंगे सॉरी, अणु बना देंगे। फिर ये अणु प्लस अणु, इस तरह से इन्फिनिटी होती है इनकी संख्या, और ये मिलकर पदार्थ बनाते हैं। ये पदार्थ आपका तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, और तत्व और यौगिक की हम चर्चा कर चुके हैं। तत्व में परमाणु एक समान परमाणु होते हैं, एक समान परमाणु, और इसमें असमान परमाणु, इसमें यौगिक में असमान परमाणु। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये होता है वास्तव में परमाणु। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, चलिए करते हैं शुरू। इतनी बात आई समझ में? देखो हुआ क्या था, आपको मैंने एक दिन एक चीज बताई थी, शायद मैंने आपको आवर्त सारणी भी दिखाई थी। तो करें शुरू। अभी तक ब्रह्मांड में कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? सर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 98 तो प्रकृति में पाए जाते हैं और 20 है जो मानव द्वारा निर्मित। 98 प्रकृति में और 20 है जो मानव निर्मित। ठीक है, तत्व है ये, कितने हैं ये, क्या है हमारे तत्व है 118। तो अब करते हैं शुरू। इससे परमाणु को समझने पहले, परमाणु तो आपको लगभग समझ में आ गया परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो अब अपने करते हैं थोड़ा सा, शुरू करते हैं आगे ये है क्या। 118 तत्वों का अपना सभी का अलग अलग चर्चा करेंगे, अलग अलग चीजों में, लेकिन मैं मोटे मोटे आपको दो चार चीजें बताता हूं। सबसे पहला तत्व होता है हमारा हाइड्रोजन। इसको समझता हूं मैं, क्या होता है जी? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है एक। क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। ठीक है। परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? वैसे तो परमाणु अपने बनाते हैं परमाणु को इस तरह से। परमाणु के अंदर पाया जाता है जी बच्चों नाभिक। ये क्या होता है जी? नाभिक होता है आपका। और नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन। क्या पाए जाते हैं जी? प्रोटॉन। पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है सर पॉजिटिव। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं का मैं जिक्र करूंगा आगे। ठीक है। इनके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? ई फॉर इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे मैंने ये नेगेटिव चार्ज किया है, तो इस पर चार्ज कौन सा होता है फिर? नेगेटिव आवेश होता है इस पर, ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं इसमें खुले तरह से। तो न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का आवेश कौन सा होता है भाई बताइए? न्यूट्रॉन आवेश होता है रहित। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके बारे में आगे विचार करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। फोन लीजिए।
हाँ जी, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, करते हैं अपने इसके बारे में आगे बात। देखिए, पदार्थ का परमाणुीय सिद्धांत, यानी कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया किसने था? तो वो बताया था आपके जी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। यानी कि सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने ही बताया था कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, और इन्होंने जो बात कही थी, इन्होंने ही कहा था, क्या कहा था इन्होंने कहा था कि परमाणु, ध्यान देना मेरी बात को, परमाणु एक अविभाज्य कण है। जो मैं अभी बता के गया हूं ना, अविभाज्य कण। यानी कि सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जो विचार किया था, सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जो विचार किया था, या जिसने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, कि जिसे आप और आगे विभाजित, किसी पदार्थ को आप लगातार काटते जाइए और जब वो कण ऐसा आ जाएगी, वो कण अविभाज्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अविभाज्य हो जाएगा। तो वो क्या होगा? आपका परमाणु होगा। ये बात किसने बोली थी? ये वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। कहां के रहने वाले थे? ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे ये वैज्ञानिक। कहां के रहने वाले थे? ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, और उन्होंने ये बताया था परमाणु क्या है? हमारा अविभाज्य कण है। ठीक है, इसके बारे में फिर अपने आगे बात करते हैं परमाणु की। ठीक है, इसके बाद में परमाणु की संरचना की बात कर लेते हैं कि परमाणु कैसा दिखाई देता है। परमाणु की संरचना की बात। अब आप बोलोगे, कई बच्चों को डाउट लग रहा होगा कि सर आप ना देख के पढ़ा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, देख के पढ़ाना का एक चीज रीजन है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, और मैं इसलिए चीजों को देख रहा हूं थोड़ा सा, ताकि हमारा जो एक सीक्वेंस है वो सीक्वेंस बने रहे, रिदम ना टूटे, कोई चीज मिस ना हो आपके लिए, कोई भी चीज है वो मिस ना हो, जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसे तो देखो मैं परमाणु के बारे में बता दूंगा, फिर कोई ऐसे कुछ चीज छूट जाएगी, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैं थोड़ा सा देखकर चीजों को एनालिसिस कर रहा हूं, कोई चीज मिस ना हो। ठीक है, देखो बिना देखे पहले मैंने आपको ये बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कोई चीज छूट ना जाए। परमाणु की संरचना की जो मैंने अभी आपके आगे जिक्र किया है ना, कौन सा जिक्र किया था? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में बताया था एरविन। कौन सा वैज्ञानिक है? एरविन श्रोडिंगर ने। किसने बताया था? श्रोडिंगर। एरविन श्रोडिंगर ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व हो गए थे परमाणु में? प्रोटॉन हो गया हमारा, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब याद करने के लिए बता रहा हूं, परमाणु में क्या क्या तीन तत्व होते हैं? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और सॉरी N फॉर न्यूट्रॉन और E फॉर इलेक्ट्रॉन। P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल समझाने के लिए बता रहा हूं, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रल, E फॉर नेगेटिव, या फिर नेगेटिव आवेश होता है। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज या धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रल, यानी कि कोई आवेश नहीं होता। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता रहा हूं, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है जीरो, कोई आवेश नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो कितनी होती है प्यारे बच्चों? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 15 नहीं होती, सॉरी 10 होती है। तो सर 15 किसकी होती है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर किसकी होती है? ये होती है हमारी नाभिक की। किसकी होती है? नाभिक की त्रिज्या। किसकी होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछे तो 10 की पावर माइनस 10, और नाभिक की त्रिज्या पूछे तो 10 की पावर माइनस 15। तो कमेंट सेक्शन में आप एक जवाब दीजिए, 10 की पावर माइनस 10 बड़ा है या 10 की पावर माइनस 15 बड़ा है? कौन बड़ा है? अब जो मैथमेटिक्स अच्छे से करते हैं वो तो कहेंगे कि सर 10 की पावर 10 बड़ा है और 10 की पावर 15 छोटा। लेकिन
बिल्कुल सही है उनका जवाब। और जो जिनको मैथ कम आती है वो ये संख्या देख रहे होंगे कि सर नहीं 10 की पावर 15 बड़ा है और 10 की पावर 10 है छोटा। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, 10 की पावर 10 ये आपका बड़ा है और ये 15 बड़ा छोटा है, क्योंकि परमाणु के अंदर ही तो आपका नाभिक होता है ना। और त्रिज्या आपको पता ही है कि ये बड़ा भाग होता है, ये आपकी त्रिज्या होती है। ठीक है, अवयव के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि परमाणु में समान संख्या में क्या होते हैं। यानी कि अगर परमाणु की बात करें, वो किसकी बात करें, परमाणु की बात करें, तो आपको ध्यान देना है परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है जी, दोनों की संख्या हमेशा समान रहती है। क्या रहती है जी, दोनों की संख्या हमेशा समान रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि परमाणु का जो नाभिक है यहां पर क्या क्या होते हैं, क्या होता है अभी नाभिक में, अभी बताया था मैंने आपको सर, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं, ये परमाणु के हमारे नाभिक में होते हैं। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, तीन ही तत्व होते हैं नाभिक आपको पता है परमाणु में तीन तत्व कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो फिर उसमें जो आपका परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है परमाणु के नाभिक में, इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक में होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बार फिर समझाता हूं। ये हमारा परमाणु हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। कौन सा चार्ज होता है यहां पे, पॉजिटिव। और तो पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, यानी कि यहां पे प्रोटॉन तो पाए जा रहे हैं। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता, ये भी नाभिक में बैठा रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव होता है, तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इस तरह से अलग अलग कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं का जिक्र करेंगे अपने। ठीक है, तो अपने इसके बारे में विचार कर लेंगे। ठीक है, अब आपको ना मैं आपको एक काम दे रहा हूं, ठीक है, वो काम आप याद करना है। मैं आपको क्लास में याद करवाता हूं, ज्यादा मैं इसको वो नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए गर्मी बहुत है भाई। करें शुरू, चलिए करते हैं। हमारे पास कितने तत्व होते हैं हमारे सारणी में, 118। लेकिन हमें 118 याद नहीं करने। हमारे सिलेबस में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसमें हमें लगभग 30 तत्व याद होने चाहिए। कितने याद होने चाहिए, 30 याद होने चाहिए, जो भी आपके सीरीज में। तो कॉपी पेन उठाइए और उसको चलिए अपनी कॉपी पेन में लिखिए। लिखता हूं मैं एक एक करके। पहला होता है आपका, एक एक करके लिखता हूं मैं, एक एक करके लिखता हूं। कौन कौन से हैं वो, ये देखिए प्यारे बच्चों, देख लिया। अब ऐसे कि ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। तो अब आपको करना क्या, उस स्क्रीनशॉट को आप संभाल के रखना। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं। देखो, हाइड्रोजन, जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश में लिख लेना, लेकिन मैं हिंदी मीडियम की अपने क्लास से आ रही है तो अपने हिंदी मीडियम में ही लिखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिखो भाई साथ के साथ, याद होगा, लिखने से ही याद होगा ये। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको तांबा और इसको जस्ता भी बोलते हैं, और इसको लोहा भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, इसको H से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? H से। HELIBABCNOFNE। ठीक है, NaMgAlSiPSClAr। इसका थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, देख लेते हैं एक मिनट। आर्गन सही है। Ar पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Sc Ti VCr Mn Fe CO NiCu और Zn। ये आपको मेरे प्यारे बच्चों याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट और लीजिए आप। अब ये आपको सीरीज में याद होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि मैं आपसे बोल लूं कि फटाफट आप मुझे ना 30 के 30 बताइए, तो आप बोलो कि सर हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे नहीं बताना। ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये लिखा है, तो याद करें इसको, पेशेंस से रखो। H फॉर हाइड्रोजन, तो इसको कैसे याद करोगे? हाइड्रोजन He हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ठीक है, कार्बन देखो
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये देखो हमें भी डायरेक्ट लिख लिख के याद करवाए गए थे, बोल बोल के लगभग पता नहीं कितनी बार बोलने हैं, याद ही नहीं आते। तो जब हम 11th 12th में थे पता ही नहीं है कितनी बार बोलने हैं, एक दो बार नहीं, हजारों बार नहीं, पता ही नहीं है कितनी बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बोलोगे आप? लगातार इसको बोलते जाओगे ना तो आपको याद होते चले जाएगा। कैसे बोलना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद में सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सर इसकी फिर ट्रिक आपके पास कैसे है? क्योंकि ये जब अपने आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना तो ये डी ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक के हैं। और इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कौन से? संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी कहते हैं। ठीक है, याद करवा दूं? ये भी साथ कर लेना, ये मैं याद करवा देता हूं ट्रिक से। लिखोगे ट्रिक, स्किन टाई वाली, स्किन टाई वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। अब जो बच्चे साइंस के हैं उनको तो ये इंटरेस्ट आ रहा होगा, भाई बड़ी मस्त ट्रिक है। और जो बच्चे साइंस के नहीं है उनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। तो देखो भाई, बोरिंग लगे या ना लगे पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चाहे बोरिंग लगे या ना लगे। अब जैसे मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, लेकिन मुझे बोरिंग लगती है तो क्या करें? छोड़ दें उसको? नहीं छोड़ सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। साइंस भी कई बच्चों को बोरिंग लगती है पर छोड़ नहीं सकते ना, क्वेश्चन बनते हैं वहां से। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, याद करना है। एक बार देखिए, स्किन टाई वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। स्किन टाई वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। तो सेकेंडियम से स्किन, टी से टाई, वेनेडियम से वाली, क्रोमियम से क्यों, मैग्नीज से माने, आयरन से फिर, कोबाल्ट से कोई, निकल से निकला, कॉपर जिंक का कॉपर जिंक, वैसे का वैसे। तो एक बार फिर रिपीट करना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आई बस में। यानी कि ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, ये बच्चों अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं मैंने। अब रैंडमली कौन सा उठाएं? चलो सल्फर उठा लेते हैं ना। सल्फर उठा लिया तो सल्फर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा लिख के बताता हूं। ये मैंने लिख दिया सल्फर, लेकिन आप ध्यान दो तो मैंने सल्फर के नीचे ना 16 लिखा हुआ है यहां पे। तो सर आपने 16 नीचे ही क्यों लिखा और ये 16 ही क्यों लिखा? तो सल्फर 16 नंबर पे क्यों है, 20 पे क्यों नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सल्फर है ना, ये कौन सा है आपका? सल्फर है। तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? सल्फर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं? 16। और इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? ये भी 16। तो ये नंबर ऑफ डिसाइड करता है, ये नंबर जो आपका डिसाइड करता है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने क्या पाए जाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका भार लगभग होता है 32, सॉरी द्रव्यमान, भार नहीं कह सकते, द्रव्यमान। तो हमारा जो द्रव्यमान होता है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको। परमाणु जब अपने आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना तो उसमें ऊपर लिखा हुआ होगा। तो ये लगभग इसका डबल होता है। सर डबल क्यों होता है? क्योंकि जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में मिटाना पड़ेगा। ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सॉरी, प्रोटॉन कितना है? 1। हीलियम में 2। तो पूछ लेता है कि हीलियम में क्या होता है? तो हीलियम में प्रोटॉन भी 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2, ये सभी समान होते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना। बाकी बात करेंगे इस पे अपने कल आपको ये 30 तत्व याद होंगे तो आगे पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो ये 2 टॉपिक बहुत बोरिंग है, अभी पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, वैसे बोरिंग है नहीं, अपने बोरिंग बना देते हैं क्योंकि अपने को ये चीजें याद नहीं होती, लेकिन आप लगभग मेरे कहने पे लगभग 5 या 7 बार लिखोगे ना तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे अपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये पढ़ेंगे तो उसमें आपको मजा आएगा, नहीं तो आवर्त सारणी अगर समझ में आ जाए, आवर्त सारणी देखो केमिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं। आवर्त सारणी अगर आपको आ गई तो आपकी लगभग 60% अकार्बनिक रसायन कंप्लीट, और इधर IUPAC आ गई तो कार्बनिक रसायन 60% कंप्लीट, यानी कि लगभग आप साइंस का ये 2 टॉपिक आपका 50 से 60% कवर करते हैं। 50 से 60% ये 2 टॉपिक आपका जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो दोनों अगर अपने सिलेबस में तो करवाऊंगा। तो अब आवर्त सारणी की ये 30 तत्व याद कर लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई चीज में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अगर फिर भी लगे मैंने कोई चीज गलत बताई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली क्लास में सुधार दूंगा। मुझे नहीं लगता मुझे गलत बताइए, आप पढ़ोगे अलग अलग बुक से तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।